टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, ये है हमारे टॉपिक का नाम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये बहुत मायने रखता है आपके लिए। ठीक है, तो इसमें ना अब आप लिखें केस फर्स्ट। लिखो बेटा, सभी लिखो केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में लिखना, मैं बोलता हूं, आप पहले हेडिंग लिख दो। व्हेन द पार्टिकल enters the magnetic field, parallel or anti-parallel to the field, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड। फील्ड का मतलब वही मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, छोड़ना पेन और बात सुनो बेटा, सभी सुनना अच्छे से। देखो बेटा, ये केस क्या है। मैं देखिए, हम लोगों ने माना कि भाई एक कोई ये मैग्नेटिक फील्ड है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत अच्छे समझ में आएगा सभी को, बस ध्यान देना सभी, है ना। एक कोई ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा बी। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले ही लिख लेना सभी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसमें 3 केसेस मैं आपको पढ़ाऊंगा और हर केस आपकी खोपड़ी में होगा थोड़ी देर के बाद। अभी मेरी खोपड़ी में, थोड़ी देर के बाद में आपकी खोपड़ी में होगा। ठीक है, पूरा ईमानदारी से ध्यान से सुनना। सुनो बेटा, हमने माना कि एक कोई ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कोई ये चार्ज पार्टिकल है। सुनना बेटा, अंदर नहीं बल्कि हमने इसे छोड़ा है, इधर से छोड़ा है इसे। तो हमने इसे छोड़ा है मैग्नेटिक फील्ड के या तो पैरेलल या उसके एंटी पैरेलल। बोले तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है या वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। समझना बेटा अच्छे से। तो ऐसे केस में, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, ऐसे केस में यदि हमें पार्टिकल का पाथ देखना हो तो कैसे पता चलेगा, उसका तरीका है ये कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स अगर निकालना चाहें तो फोर्स आएगा 0। क्योंकि यदि मैं इस केस में बात करूं तो यहां पर थीटा जो है वो 0 डिग्री है, और अगर मैं इस केस में बात करूं तो थीटा यहां पर बेटा 180 डिग्री है। समझ सकते हैं आप इस बात को, क्योंकि थीटा जो ना बेसिकली एंगल होता है बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है बेटा। तो वो यहां पर 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। तो यहां पे हम लिखना चाहेंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, निगाहों को थाम के रखना बेटा। मैंने लिखा फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो होगा F, वो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो क्यू वी बी साइन 0 डिग्री लिखोगे या आप लिखोगे क्यू वी बी साइन 180 डिग्री। ठीक है बेटा, और दोनों ही केसेस में अगर मैं बात करूं तो ये फोर्स जो आएगा बेटा कितना आएगा, 0 आएगा। इससे ये बात साफ साफ पता चलती है कि यदि हमने पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंट्री दी या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल एंट्री दी, तो ऐसे केस में पार्टिकल जो है ना बेटा वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो यहां पर ना मैंने एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से दिखा दी बेटा, पहले भी दिखा सकते हो आप ऐसे। ठीक है, तो पार्टिकल जो ना एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। तो मैंने इस बात को ना यहां पर लिख दिया स्टार लगा करके, मैंने लिखा इन दिस केस द पार्टिकल मूव्स, ये सुनने की बात है बेटा, द पार्टिकल मूव्स along a straight line,
अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये सुनने की बात है बेटा, ये बड़े काम की बात है बेटा, ठीक है। तो अब आप फटाफट जो ना ये छोटा सा डायग्राम बनाओ और ये लिख दो बेटा जल्दी से, उसके बाद फिर नेक्स्ट केस हम देखेंगे। लिखो बेटा, लिख दिया होगा सभी ने। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसका सेकंड केस देखेंगे हम। केस सेकंड, अभी कोई हेडिंग मत लिखना है ना, पहले सुन लो आप अच्छे से। केस सेकंड ये है बेटा, इसका जरा समझना बेटा। देखिए हम लोगों ने माना कि भाई, हेडिंग में लिखवाऊंगा आपको, रुक जाना अभी, कि भाई एक कोई मैग्नेटिक फील्ड है ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली इनवर्ट से लगा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है बेटा ये, जो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पूरी ईमानदारी के साथ समझना इसे, है ना, बहुत ही ईमानदारी के साथ बेटा। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, वो नॉर्मली इनवर्ट डायरेक्शन में लगा है, ठीक है। इसे मैंने बी नाम दे दिया। एंड सपोज कि एक कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, उसे हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। पहले गौर करना इस बात पे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हमने उस पार्टिकल को। पार्टिकल का चार्ज है मान लीजिए +Q, पॉजिटिव पार्टिकल है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के मैंने उसे एक वेलोसिटी दे दी, माना कि v। ये गौर करने वाली बात है बेटा, एक वेलोसिटी v दे दी। याद रखना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा पार्टिकल पहले से ही, और फिर उसे एक वेलोसिटी दे दी, और ये वेलोसिटी ऐसी है कि इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर लग रहा है और वेलोसिटी ऐसे है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा पक्का, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, ये पार्टिकल जाना तो चाहेगा सीधा ही, लेकिन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पार्टिकल की वेलोसिटी इधर, तो इस पर फोर्स लग जाएगा ऊपर की तरफ। तो पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा ऊपर की तरफ, बोले तो ऐसे। गौर करना बेटा, ये बड़े काम की बात है बेटा। पार्टिकल पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। इस फोर्स को मैंने FM नाम दे दिया, कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। गौर करना बेटा, अब ये पार्टिकल जाना तो चाहता था सीधा, लेकिन इस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। तो मैंने माना कि एक ऐसा इंस्टेंट आया कि पार्टिकल जो ना यहां पहुंच गया। गौर करना बेटा, पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो अब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो ऐसे हो गई होगी। अब इस इंस्टेंट पे देखो, इस इंस्टेंट पे क्या हो रहा होगा, गौर करना इस बात पे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर हो गई है, तो फोर्स लगेगा इस पे ऐसे, यहां लगेगा फोर्स। तो जब फोर्स लगा ना बेटा, ये सुनना अच्छे से एकदम, उसकी डायरेक्शन रहेगी ऐसे, ठीक है बेटा। अब होगा क्या, ये पार्टिकल जाना तो चाहेगा उसी डायरेक्शन में जो मैंने दिखाई है, बट ये पार्टिकल फर्दर इस फोर्स की वजह से और घूम जाएगा। तो यदि इसी तरीके से हम लोग कहानी को आगे कंसीडर करें, तो हम ये पाएंगे कि ये पार्टिकल बेटा मेरे, ये पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा, और इसके पाथ की जो ये रेडियस है, इसे ना बेटा मैंने स्मॉल r मान लिया। पार्टिकल के पाथ की रेडियस को स्मॉल r मान लिया, मतलब पार्टिकल जो ना एक सर्कल में घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। अब कुछ अच्छी बातें सुनो, कि क्या इसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आएगा? जी बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि हम ये पढ़ चुके हैं पहले कि मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल के ऊपर कोई वर्क नहीं करता। इस कारण क्या होता है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो याद रखना बेटा इस बात को। अब सुनो मेरी बात, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चलता है तो उसके ऊपर ना बेटा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता ही लगता है। जैसे ये पार्टिकल है और ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो इसके ऊपर ना बेटा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये जो फोर्स आप देख रहे हैं, देखिए ये वाला फोर्स एफएम है, फोर्स ड्यू टू क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। और एफ सी जो मैंने यहां पर दिखाया है, ये है बेसिकली
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सुनने की कुछ बेहतरीन बातें हैं बेटा, इन्हें अगर सीख गए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा कोई भी। न्यूमेरिकल्स जो है ना यूं ही सॉल्व होते चले जाएंगे, लेकिन दिक्कत आएगी तब जब आप इन चीज़ों को सुनेंगे नहीं ढंग से। चलिए इसे यहाँ भी दिखा देता हूँ, एफ सी को मैं, ये लिखा मैंने एफ सी, ठीक है बेटा। अब होगा क्या, अगर हम ये मान लें कि पार्टिकल के पाथ की रेडियस ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, तो ये दोनों फोर्सेज ना पक्का एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये तय है बेटा पहले से। तो मैंने ना एक काम किया यहाँ पर, मैंने सबसे पहले पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो निकालना चाहा। तो मैंने इस बात को लिखा कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मेरे बेटा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो फोर्स है उसे एफ एम नाम दिया गया है, तो ये बराबर होगा क्यू वी बी साइन 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब सोच रहे होंगे साइन 90 कहां से आ गया, भाई मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, फॉर्मूला जो वास्तव में होता है वो ये होता है एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। और थीटा जो ना, थीटा बेसिकली एंगल होता है बिटवीन वी एंड बी, तो मैंने लिखा एंगल बिटवीन मेरे बेटा वी एंड बी होता है। और ईमानदारी से देखा जाए तो यहां पर थीटा जो 90 बन रहा है, कारण क्या है एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो वो एंगल 90 डिग्री देखो बेटा मैंने वहां पर लिख दिया है, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसे लिखेंगे। या इससे पहले एक बात और सुनिए मेरी, बात यह है कि साइन 90 को 1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा क्यू वी बी अल्टीमेटली, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बेटा उसे निकालेंगे। तो मैंने लिखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, निगाहों को थाम के रखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, एक्टिंग ऑन द पार्टिकल जो होगा बेटा, तो एफ सी इक्वल टू होगा सीधे सीधे यहां पर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, एम मैंने इस पार्टिकल का ना मास मान लिया है, एम मास का और क्यू चार्ज का पार्टिकल है, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 11 से, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कहूं कि भाई पार्टिकल के पाथ की रेडियस ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को क्या बैलेंस करेंगे। तो मैंने ना इस बात को लिखा, मैंने लिखा इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट देन बेटा ये बात तय है कि ये एफ एम और एफ सी ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो मैंने लिखा एफ एम इज इक्वल टू मेरे बेटा क्या, एफ सी। अभी देखते रहना बेटा बोर्ड पे लगातार, ठीक है, आराम से लिखना बाद में जब मैं कहूं लिखने के लिए। तो बेटा एफ एम की वैल्यू पुट कर दो, एफ एम की वैल्यू क्या ही है, क्यू वी बी, और एफ सी की वैल्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो एक वी से ये पावर खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पे ना सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगी वो हमें आराम से मिल जाएगी एम वी अपॉन कितना, क्यू बी, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला हमें मिला है बोले तो आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ये ना जाने कितने न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आएगा। अब देखिए इसमें कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा, उन बातों को सुनो, पहले आराम से सुनना बेटा, तहजीब से एकदम। बातें हैं ये कि भाई जैसे मैंने आपको अभी अभी ये पढ़ाया कि R इक्वल टू होता है एम वी अपॉन क्यू बी, मतलब जब कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो वो पहली बात तो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। अब सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है तो उसके पाथ की रेडियस होती है ये। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि इस फॉर्मूले को हम दो अलग अलग फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो फॉर्मेट्स क्या हैं वो मैं आपके लिए बता रहा हूं जी, सुनो। पहला फॉर्मेट बनाऊंगा मैं यहां, देखिए सुनना ध्यान से। एक बात तय है कि m इंटू वी बोले तो मास इंटू वेलोसिटी को बेटा हम लोग बोलते हैं p, और p का मतलब क्या होता है, p का मतलब होता है पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम,
ठीक है, लीनियर मोमेंटम कहते हैं इसे पार्टिकल का। तो यदि हम चाहें तो इस फॉर्मूले को लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर इक्वल टू मेरे बेटा पी अपॉन क्या, क्यू बी। समझते रहना बेटा अच्छे से एकदम, ठीक है। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने पर हमें पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। दूसरा रूप इसका देखिए, दूसरा रूप कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां देखना। हम यदि चाहें तो इस फॉर्मूले को बेटा यहां पर लिख सकते हैं, आर इक्वल टू, गौर से देखना इधर, सभी की निगाह इधर हूं, आर इक्वल टू वी अपॉन मेरे बेटा क्यू बी अपॉन एम। जो ये एम बैठा ना ऊपर, इसे मैं अपॉन के अपॉन में ले गया, अपॉन के भी अपॉन में, ठीक है। अच्छा, जो क्यू अपॉन एम है, ये ना जाने कितनी बार आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि क्यू अपॉन एम बोले तो चार्ज अपॉन मास को, इसको ना बेटा हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज हम इसे बोलते हैं बेटा। और मैं आपको इतना बता दूं, इसे हम क्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले का एक नया रूप और आपको मिलेगा, आर इक्वल टू वी अपॉन मेरे बेटा क्यू एस इंटू बी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप ध्यान से सुनो चीज़ों को, हर बात आपको समझा के ही छोड़ूंगा बेटा मैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश की कि भाई किस तरीके से हम सर्कुलर पाथ की जो रेडियस बनती है उसके फॉर्मूले को दो अलग अलग रूपों में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात और सुनिए इसमें, वो बात है ये कि जैसे ये पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, तो इस पार्टिकल ने अपना एक चक्कर पूरा करने में, इस पार्टिकल ने अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लिया, बोले तो मैं चाहता हूं कि इसका टाइम पीरियड मिल जाए मुझे। तो टाइम जो होता है बेसिकली डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक चक्कर की डिस्टेंस लेंगे और जो स्पीड है वो v ले लेंगे, सिंपल। तो मैं ना इस बात को यहां पर लिखूंगा आपके लिए, मैं लिखने वाला हूं इस बात को कि भाई टाइम पीरियड, सुनना बेटा इस बात को, मैंने लिखा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल जो होगा रे बेटा, ये सुनने की बात होगी, t इक्वल टू होगा 2 पाई आर अपॉन वी। और आपको बढ़िया समझ में आ सके तो मैंने लिखा टाइम इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम पीरियड जो ना एक चक्कर का टाइम होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो एक चक्कर का टाइम होता है, तो आपने उसे कैपिटल टी लिख दिया। तो एक चक्कर की डिस्टेंस ली जाएगी, एक चक्कर की डिस्टेंस कितनी बनेगी, 2 पाई आर बनेगी। तो देखिए मैंने 2 पाई आर लिखा और अपन वी लिख दिया, सिंपल है, सिंपल, बस ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है बेटा। तो यदि हम चाहें तो यहां लिख सकते हैं इसे 2 पाई अपॉन वी को ऐसे के ऐसे ही, गौर करना। और जो ये आर है ना, आर को ऑलरेडी हम लिख चुके हैं एम वी अपॉन क्यू बी, तो आर को मैंने एम वी अपॉन क्यू बी में मेरे बेटा ब्रेक कर दिया, सिंपल, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो v से v ये गायब हो गया, जो बचा उसे आराम से लिख दो, t इक्वल टू क्या बचा, 2 पाई m अपॉन क्या मेरे बेटा q इंटू बी। तो ऐसे करके हम लोग ना टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं पार्टिकल का, ठीक है। तो ये केस यहां पर खत्म हो जाता है। अब केस का आप नाम लिखें, पहले सभी लिखो बेटा, नाम लिखो, केस का नाम लिखें। व्हेन द पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। अब इसमें आप लिखो इन दिस केस द पार्टिकल मूव्स along a circular path, the particle moves along a circular path। इसमें एक बात और बताना चाहूंगा मैं, जरा पेन रोकना बेटा, पेन रोको। मैं आपसे ये कह रहा था, जरा गौर करो बेटा, इधर सभी की निगाहें इधर हो बेटा। मैं कह रहा था कि मैंने पार्टिकल को पहले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और उसके बाद में मैंने उसे वेलोसिटी दी है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता, ये गौर करने की बात होगी, थोड़ा सा समझ लेना बेटा इस बात को भी,
रुक जाना जरा, पेन रोक देना बेटा सभी, पेन रोक दो सभी 1 मिनट के लिए, नहीं रोकोगे, चलो अब रोक दो पेन, ठीक है अब मत लिखना, रुको 1 मिनट। अब तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर मान लिया जाए कि ये बाउंड्री है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड लगना शुरू हुआ है, इस डायग्राम को भी आप बना लेना, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लगना शुरू हुआ है इस तरीके से बेटा, ठीक है। तो अब क्या है कि एक पार्टिकल को हमने v वेलोसिटी दी, ये गौर करने की बात है, और हमने बाउंड्री से एंट्री दी। यहां पर एंट्री कहां से मिल रही है, यहां पर एंट्री मैग्नेटिक फील्ड में रख करके मिल रही है, मतलब मैग्नेटिक एंट्री नहीं मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल पहले से ही रखा हुआ है और तो हमने उसे वेलोसिटी दी है। यहां पर हमने पार्टिकल को पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड के बाहर माना है और बाहर से हमने उसे एंट्री दी है एक तरह से। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जब तक पार्टिकल बाहर था, यहां से आ रहा था, गौर करना, पार्टिकल मान लीजिए यहां से आ रहा था, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। लेकिन जैसे ही पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करेगा, तुरंत फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, तो ये पार्टिकल जो है ना बेटा ऐसे बेंड होते हुए सेमी सर्कल पूरा करेगा, ठीक है, और सेमी सर्कल पूरा कर लेगा जैसे ही, तो यहाँ जैसे ही ये पहुंचेगा पार्टिकल, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स खत्म हो जाएगा। अभी तक तो लग रहा था लेकिन फोर्स खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल जो ना ऐसे पार निकल जाएगा। जितनी वेलोसिटी से उसने एंट्री ली थी, जैसे v वेलोसिटी से एंट्री ले रहा था, इसे vx मत समझना आप, ठीक है, मैं चलिए इसे मिटा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ ये vx है, तो vx नहीं सॉरी ये v है। तो मैं कह रहा था कि जितनी वेलोसिटी से इसने एंट्री ली थी, उतनी वेलोसिटी से ये पार्टिकल जो ना अल्टीमेटली बेटा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और इस पर्टिकुलर केस में भी इस पार्टिकल के पाथ की जो रेडियस रहेगी, उसका फॉर्मूला बेटा वही वाला एप्लीकेबल है। कौन सा वाला, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था, r इक्वल टू क्या, mv/qb। ये फॉर्मूला यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो अब आप एक काम करना, ये तो आपने डायग्राम बनाया ही है, ऐसा ही एक डायग्राम बेटा यहाँ पर भी बना दो, ठीक है। और इसमें जो ना हो सके तो पार्टिकल को यहाँ पे दिखा करके ना, इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करके ना, आप यहाँ पे 2 फोर्सेस दिखा देना, एक तो Fm दिखा देना और एक Fc दिखा देना, तो दोनों ही चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अब लिखेंगे केस थर्ड, सभी देखो बेटा, केस थर्ड, जरा पेन छोड़ना और पहले बात को सुन लो अच्छे से बेटा। केस है क्या, पहले मैं आपको समझा दूं, सुनो बेटा। देखो बेटा, ये केस ये है कि हमने माना भाई एक कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बात को सुनना बड़े तहजीब से, ठीक है। एक कोई ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा बी, नाम दिया मैंने उसे, फिर उसके बाद यहां पे मैंने ये 2 एक्सिस बना दी आपके लिए बेटा ऐसे। तो अभी तक जो केसेस हमने पढ़े, 2 केसेस में हमने 3 एंगल्स का जिक्र किया कि पार्टिकल, सुनना ध्यान से, कि पार्टिकल जो ना मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंट्री कर रहा है या एंटी पैरेलल एंट्री कर रहा है। तो पार्टिकल का पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, और पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर एंट्री करे, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री करे, तो उसका जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है। ये 2 इंपॉर्टेंट केसेस हमने पढ़े जिनमें 3 एंगल्स का जिक्र हो गया। V एंड B के बीच का एंगल जब 0 डिग्री हो, V एंड B के बीच का एंगल जब 180 डिग्री हो, और तीसरा V एंड B के बीच का एंगल जब 90 डिग्री हो। ये 3 केसेस हमने, मतलब 3 एंगल्स के लिए हमने बातों को पढ़ा, ठीक है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर एंगल इन तीनों को छोड़ करके कुछ और हो, भाई 0 डिग्री और 180 डिग्री हुआ एंगल, तो पाथ कैसा था, स्ट्रेट लाइन। जब 90 डिग्री एंगल था तो पाथ कैसा था, सर्कुलर। अब
इन 3 एंगल्स को छोड़ दो और कोई और एंगल आप इमेजिन करो। मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई मैंने माना कि भाई एक कोई पार्टिकल है, गौर करना यहां पे, एक कोई पार्टिकल है, इसका चार्ज है Q, मास है इसका M, Q चार्ज है, M मास है, ठीक है। और ये पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कर रहा है, और ये एंट्री ऐसे कर रहा है बेटा कि इसकी जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी आप देख रहे हैं, गौर करना बेटा, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी का एंगल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ में मेरे बेटा थीटा बना हुआ है। ये एंगल जो आप देख रहे हैं, ये एंगल थीटा बना हुआ है, थीटा, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि हम लोग इसकी जो ये वेलोसिटी है, इसके यहां पर 2 कंपोनेंट्स बना लेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग, जो कि बनेगा v cos थीटा। ये गौर करने की बात है, ध्यान से सुनना, v cos थीटा। और एक कंपोनेंट पार्टिकल की वेलोसिटी का बनेगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और ये जो कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा v sin थीटा। अब मैं कुछ बड़ी बातें कहने वाला हूं, उनको समझना अच्छे से। देखो बेटा, अगर कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो वो पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में चलाएगा, ठीक है। मतलब इस कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, एक बात। और जो कंपोनेंट वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जो कंपोनेंट वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वो पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा। मतलब ये समझ लो कि इस पर्टिकुलर केस में इस पार्टिकल के ऊपर 2 मोशंस सुपर इंपोज हो जाएंगी। इसकी वजह से पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा और इसकी वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चलेगा, ठीक है। मैं फिर बोलता हूं, इसकी वजह से पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा और इसकी वजह से पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में चलेगा, ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे चलेगा। समझ सकते हैं आप इस बात को, ठीक है। तो यहां क्या होगा, जब ये दोनों मोशंस एक साथ सुपर इंपोज होंगे तो पार्टिकल का जो पाथ है ना वो हेलिकल बनेगा। कैसा बनेगा? हेलिकल। आप इस बात को फील कर सकते हैं, मतलब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और साथ में वो आगे ही बढ़ रहा है। तो घूमता हुआ पार्टिकल जब आगे बढ़ेगा ना, ऐसे करके आगे बढ़ेगा, तो वो एक हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा। कौन से पाथ को फॉलो करेगा? हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा। बेटा ये सुनने की एक बहुत मजबूत बात थी, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, फिर से सुने। पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल ना 0 डिग्री है, ना 180 डिग्री है और ना 90 डिग्री है, कोई और एंगल है थीटा, ठीक है। तो इस केस में वेलोसिटी के हम लोग 2 कंपोनेंट्स बना सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है जो हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, कोई भी इसे हल्के में ना ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स यहां पर बन जाएंगे। एक कंपोनेंट बनेगा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग और एक बनेगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग वाला वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है, ये पार्टिकल को एक स्ट्रेट लाइन में चलाने की कोशिश करेगा और इसकी वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चलेगा। तो जब ये दोनों मोशंस एक साथ सुपर इंपोज होंगे तो पार्टिकल का पाथ जो बनेगा वो बनेगा हेलिकल। कैसा बताया मैंने? हेलिकल। तो उस हेलिकल पाथ को अगर मैं बनाना चाहूं तो पाथ की जो शेप होगी ना बेटा, वो कुछ इस तरह की होगी। चलिए बना देता हूं मैं। देखिए पाथ की शेप कुछ ऐसे होगी बेटा। पार्टिकल एक हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा मेरे बेटा, ऐसे समझना ध्यान से, ठीक है। अब जो ये हेलिकल पाथ बन गया है, इसकी ना बेटा अपनी कुछ रेडियस भी होगी। तो इस हेलिकल पाथ की रेडियस को ना मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ये गौर करना, ये हेलिकल पाथ की रेडियस है बेटा, ठीक है। एक बात और सुनना कि जो यहां पर एक्चुअल में मान लो पार्टिकल यहां पे था, सुनना बेटा ध्यान से, पार्टिकल यहां पे था,
घूम करके ऐसे गया और वापस उसी पोजीशन पे, पोजीशन का मतलब अपना एक चक्कर उसने पूरा किया, एक हेलिक्स उसने पूरा किया। मैंने बोला एक हेलिक्स यहां से चला और घूम करके इसी मतलब लाइन पर आ गया, ठीक है, तो उसने अपना एक हेलिक्स पूरा किया। तो एक हेलिक्स पूरा करने में जितना वो टाइम लेगा उसे इसका क्या टाइम पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। और सुनना ध्यान से, एक चक्कर जब उसने पूरा किया, एक रिवॉल्यूशन जब पार्टिकल ने पूरा किया है, या यूं कह लो कि एक हेलिक्स उसने अपना पूरा किया है, तो उस केस में पार्टिकल ने जितना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया होगा, इसे ना बेटा इसका बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं इसे? पिच बोलते हैं, पिच। बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी, बहुत जरूरत पड़ेगी बेटा, बहुत जरूरत पड़ेगी। ध्यान देना, पार्टिकल ने एक रिवॉल्यूशन पूरा करते समय जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कवर किया, या यूं कह लो कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग वो जितना डिस्टेंस चल गया, उसे पार्टिकल का पिच कहते हैं। और यहां से लेकर के यहां तक जो टाइम लगा है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? टाइम पीरियड कहते हैं बेटा। ये सुनने की कुछ मजबूत बातें हैं ना, सुन लो। अच्छा बेटा, वैसे मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको सर्कुलर पाथ की रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? mv/qb, ये फॉर्मूला बताया था ना, ठीक है। मैं आपको यहां पे बता दूं, यहां पे आपको बता दूं कि यहां पे जो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल जो यहां पर होगी रे बेटा, वो होगी r = m, पार्टिकल का मास आएगा। v की जगह पर यहां पे आएगा v sin थीटा। अब सोच रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हो आप? भाई मेरी मर्जी। भाई साहब v जो है ना, ये वो वेलोसिटी थी जो वास्तव में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी। याद आया कुछ? तो बेटा यहां पर वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वो v sin थीटा है। तो v की जगह पर यहां पर v sin थीटा लिखा जाएगा, याद रखना। और डायरेक्ट रिप्लेस करना है आपको इन्हें, इसमें कोई डेरिवेशन वगैरह करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करने को तो कर सकता हूं मैं डेरिवेशन, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है बेटा। अच्छा, अपॉन बेटा हम लिखेंगे यहां पर QB, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ दे दी, ठीक है, ये रेडियस ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल दे दी। अब यदि मान लीजिए आपको टाइम पीरियड चाहिए, तो मैंने यहां पर लिखा मैंने टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ क्या पार्टिकल, यदि आपको निकालना है। तो भाई देखिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो पढ़ाया गया था वो पढ़ाया गया था 2πr/v, ठीक है। लेकिन याद रखना कि जब हम इस फॉर्मूले को यहां पर लिख रहे होंगे तो हम लिखेंगे t = 2πr, r तो रेडियस है ही, वो तो आएगी अपॉन बेटा v की जगह पर यहां पर आएगा v sin थीटा। अब सोच रहे होंगे आप यहां v sin थीटा क्यों लिख रहे हो? मेरे बेटा v जो ना, v ये वो वेलोसिटी थी जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी, और यहां वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वो v sin थीटा मेरे बेटा। तो यहां पर हम लिखेंगे v sin थीटा। अरे कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। ये एक अलग पहलू है कि इस पर्टिकुलर केस का जो r हमने निकाला था इसको यहां पर पुट कर देना चाहिए। तो t = फॉर्मूला बनेगा यहां से 2π बेटा v sin थीटा, और इनटू r की जगह पर हम लिखेंगे mv sin थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय q × b, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि v से v और sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, जो बचा उसे मैंने लिख डाला, तो लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला। तो बेटा ये हो जाएगा इतना। समझ में आ गई बात ये वाली? टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो वही रहा जो पहले केस में निकल के आया था। अरे कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अब एक आखिरी स्टेप आज का वो ये कि भाई अगर हमें पार्टिकल का पिच निकालना है तो मैं लिखा पिच ऑफ द पार्टिकल। यदि आपको निकालना है, हालांकि इसके लिए कोई सिंबल नहीं होता है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि पिच ऑफ द पार्टिकल यदि आपको निकालना है तो गौर करना इस बात पे। पार्टिकल के पिच बेसिकली एक डिस्टेंस है, पिच जो है बेसिकली एक डिस्टेंस है, ध्यान से सुन लेना एक बार में।
एक बार में सुनना, एक बार में सुनना। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देखो कौन सी है, v cos थीटा। तो डिस्टेंस इक्वल टू एक तरह से स्पीड इनटू टाइम होता है, या डिस्प्लेसमेंट या पिच, एक तरह से कुछ भी कह लो आप इसे। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा। और यहां से लेकर के यहां तक का टाइम जो है, यहां से लेकर यहां तक का टाइम मैंने आपको बताया था कैपिटल टी है। पार्टिकल यहां से घूम के जब यहां तक पहुंचा है ना, तो जो टाइम उसने लिया है वो टाइम पीरियड के बराबर लिया है। तो भाई साहब आप क्या करेंगे इस केस में, मैं आपको थोड़ा सा या साइड में लिख करके बताना चाहूंगा कि भाई देखो डिस्टेंस इक्वल टू होता है, लिखा मैंने इस बात को, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई क्या, टाइम। तो अपना ये कॉन्सेप्ट माइंड में सेट करते हुए पिच की जगह, मतलब डिस्टेंस की जगह पर तो मैंने पिच लिख दिया, स्पीड इसी डायरेक्शन की ली जाएगी जो कि बनेगी क्या, v cos थीटा, और मल्टीप्लाइड बाई टाइम। टाइम का मतलब क्या है, कैपिटल टी आएगा बेटा। यहाँ कैपिटल टी क्यों आया बताओ, अरे भाई यहां से पार्टिकल यहां तक पहुंचा है, तो ये जब पहुंचा है ना तक, तब तक उसने टाइम जो कंज्यूम किया है ना वो टाइम पीरियड के बराबर किया है, तो इसलिए यहां पर कैपिटल टी आएगा बेटा। और देखिए सुनिए, हम यदि चाहें तो इसे फर्दर लिख सकते हैं v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। टी का मतलब क्या है, 2 पाई m अपॉन क्या बेटा रे, क्यू बी। तो इस तरीके से हम लोग ना पार्टिकल का पिच भी फाइंड कर सकते हैं। समझने वाले मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक बार जो ना मैं ये बात बताना चाहूंगा कि पार्टिकल ने आखिर हेलिकल पाथ कैसे कवर किया था। बेसिकली पार्टिकल की वेलोसिटी के यहां पर दो कंपोनेंट्स बने, एक मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो कि पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में चलाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना जो कि इसे सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा। जब ये दोनों मोशन से एक साथ सुपर इम्पोज होंगे तो पार्टिकल जो ना एक हेलिकल पाथ में इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। एक हेलिक्स पूरा करने में या एक रिवोल्यूशन पूरा करने में जितना वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलता है उसे हम बोलते हैं पिच, ठीक है। तो अब लिखें केस थर्ड, लिखें बेटा केस थर्ड। इसमें लिखना व्हेन द पार्टिकल मूव्स in the magnetic field at an angle theta, ब्रैकेट में लिखना अदर देन 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब ये जो थीटा है ना इन तीन एंगल्स को छोड़ करके है, ठीक है बेटा। तो इसमें आप एक सेंटेंस लिखो, इन दिस केस, लिखो बेटा इन दिस केस द पार्टिकल मूव्स, इन दिस केस द पार्टिकल मूव्स along a helical path, ठीक है। एक मिनट रुकना, ये तो मैंने सीधे सीधे कंक्लूजन लिखवाया आपको। अब आपको क्या करना, सुनो ध्यान से सुनो, स्टार लगा के यहां सुन लो कान खोल के, आपको कुछ बातें लिखनी है। बातें क्या है सुनो एक एक करके। यहां पे लिखना पहली बात कि पार्टिकल की वेलोसिटी को हम लोग दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। पहला लिखेंगे द कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो सुन लेगा वही लिख पाएगा। दूसरा कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक बात तो मैंने ये बता दी। दूसरी बात यहां पे लिखना कि जो कंपोनेंट है v cos थीटा वो पार्टिकल को प्रोवाइड करेगा स्ट्रेट लाइन पाथ, और जो कंपोनेंट है v sin थीटा ये पार्टिकल को प्रोवाइड करेगा क्या, सर्कुलर पाथ। ये लिख दिया आपने। तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे कि जब ये दोनों मोशन से सुपर इंपोज होते हैं तो हेलिकल पाथ बनता है और पार्टिकल उसी पाथ पर मूव करेगा, ठीक है बेटा। और एक लास्ट बात जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे पिच के बारे में। पिच के बारे में क्या लिखेंगे
कि जब पार्टिकल अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करता है तो जितना वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है उसे पार्टिकल का पिच कहते हैं। ठीक है बेटा, और इसी के साथ में आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करते हैं।